पाकिस्तान ने 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के हवाले से ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया है। आइन के आर्टिकल 218(3) इंतखाबात एक्ट 2017 की दफ़ा 233 के तहत ये इख्तियारात इस्तेमाल किए गए हैं और ये ज़ाब्ता इखलाक मुरतब किया गया है। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे कि ज़ाब्ता इखलाक क्यों ज़रूरी है, इस पर अमल दरामद क्यों ज़रूरी है, कौन कौन इस पर अमल दरामद के जो है वो पाबंद है और अगर अमल दरामद ना हो तो क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है, इस पर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे सियासी माहौल में खासी गर्मी है, मुल्क में बहुत सख्त सर्दी है, लेकिन अगर सियासी माहौल की आप बात करें तो दिन ब दिन दर्जा हरारत हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पर इन इंतखाबात में जो हमें बात नज़र आ रही है वो ये है कि आज़ाद उम्मीदवार एक भारी तादाद में मैदान में नज़र आ रहे हैं। खासी दिलचस्प सूरत हाल है। हम बात करेंगे अपने मेहमानों से, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। प्रोग्राम को शुरू करती हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं ऑन शराजी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया ऑन शराजी साहब, आपने मुझे इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन किया। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है तारिक विर्क साहब, आप भी सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया तारिक विर्क साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले ऑन साहब मैं आपकी जानिब आऊँगी, ज़ाब्ता इखलाक पर थोड़ी बात कर लेते हैं। ज़ाब्ता इखलाक ज़रूरी क्या होता है और कौन कौन इस पर अमल दरामद का पाबंद होता है? अच्छा, ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड कहा जाता है ना, दर हकीकत यही लेवल प्लेइंग फील्ड है। ज़ाब्ता इखलाक होता है असल में लेवल प्लेइंग फील्ड कि तमाम जमातों को ये कहा जाता है कि एक असूल, कानून, कायदे के तहत आपने उस दायरे के अंदर काम करना है। यानी एक MPA का उम्मीदवार है तो वो इतना जो है वो अखराजात कर सकता है, MNA का उम्मीदवार अपने कैंपेन पे इतना खर्च कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप किन पे तनकीद नहीं कर सकते। एक तो खुली डुली चीज़ें हैं कि आप इदारों को तनकीद का निशाना नहीं बना सकते, आईनी सरबराहान को नहीं बना सकते, और फिर वो आप वाज़े तौर पे लिख के दे देते हैं। ठीक है, इलेक्शन कमीशन बता देता है, और अगर आप वो करें, बताने का मकसद ये होता है एक तो अंडरस्टूड चीज़ें हैं, लेकिन कोई शख्स ये कहता है कि मेरे तो नॉलेज में नहीं था कि ये तो ज़ाब्ते इखलाक है और अगर ये मैं करूँगा तो इसकी खिलाफ वर्जी बतौर उम्मीदवार मैं कर रहा हूँ, तो फिर बाकायदा तौर पर एक ज़ाब्ते इखलाक जारी किया जाता है। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। पाकिस्तान में जितने 11 इलेक्शन इससे पहले हो रहे हैं, हर इलेक्शन में एक ज़ाब्ते इखलाक जारी होता है। और ये ज़ाब्ते इखलाक इसलिए जारी होता है ताकि मजहबी मुनाफरत नहीं फैलानी, रियासत के खिलाफ बात नहीं करनी, मुल्क के खिलाफ बात नहीं करनी। क्या आपको पता हो कि आपने इलेक्शन लड़ना है तो आपने अपना मंशूर पेश करना है, आपने आप मंशूर तो वैसे इतने नजर नहीं आ रहे, इंतखाबी नारे पेश करने हैं, तो कम अज कम वो इंतखाबी नारे उस सर्कल के अंदर होने चाहिए। तो मजमूई तौर पे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अभी ज़ाब्ते इखलाक है, पिछले जो ज़ाब्ते इखलाक थी उनसे थोड़ा सा आप ये कहें कि आगे जाके ज़रा ज़्यादा बेहतर अंदाज में जो है हमें नज़र आ रहा है। और मेरे ख्याल में खिलाफ वर्जियाँ भी होती हैं। कोई ये कहें कि ज़ाब्ते इखलाक जो जारी हो जाता है, तमाम जो उम्मीदवार होते हैं कौमी और सूबाई असम्बली के, वो उस पर बड़ा मुकम्मल अमल करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन ये ज़रूर है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस बार, जो मेरी इलेक्शन कमीशन के ज़राए से बात हुई है, उन्होंने एक बात तय किया है कि हमने अपने ज़ाब्ते इखलाक पे अमल दरामद करवाना है। अमल दरामद हर सूरत करवाना है और भरपूर तरीके से करवाना है। और रिसेंट आपने देखा कि कुछ एक दो चीजें आई जिसमें कुछ उम्मीदवार जो हैं वो RO पे प्रेशर डाल रहे थे, तो उस पर इलेक्शन कमीशन ने ठोस किस्म का एक्शन लिया है। तो मेरा ख्याल है कि अगर इन ज़ाब्ते इखलाक पे अमल बेहतरीन अंदाज में हो जाए तो फिर इलेक्शन में वो जो आप एक बदअमनी देखते हैं, वो लड़ाई क्या तरीक़ेकार होगा? मॉनिटरिंग टीम तश्कील दी जाएंगी जो नजर रखेंगी कि मामला कहाँ पर है और खिलाफ वर्जी की सूरत में फिर एक्शन लिए जाते? देखिए, इलेक्शन कमीशन के पास ना कोई अपना लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी नहीं है, कोई अपने सिक्योरिटी एहलकार नहीं है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो होता है, वो जब आर्डर देता है तो इंतजामिया पे बाउंड होता है वो आर्डर माने। और जैसे ही इलेक्शन का जिस तरह ऐलान होता है तो फिर इलेक्शन कमीशन के जो अहकामात होते हैं, इंतजामिया पे लाजम होता है उन अहकामात पे अमल दरामद करवाना। तो इलेक्शन कमीशन उस सिलसिले में, अब आपने वो डस्का का इलेक्शन देखा, उसमें फिर आपने देखा कि किस अंदाज में इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया, पूरी रिपोर्ट हुई, DPO, DC, AC उस लेवल पे जाके किया। तो अब तो जो अगर आप देखें ROs वो क्योंकि इंतजामिया से हैं, तो अब ज्यादा बेहतर अंदाज में चीजों को जो है वो कैलकुलेट किया। तारिक साहब, क्या ज़ाब्ता इखलाक मुरतब करते हुए सियासी जमातों से मुशावरत की जाती है या जो लोग उसके पाबंद हैं उनसे बातचीत की जाती है, और अगर उनकी जानिब से कोई तजावीज़ आती हैं उनको भी इंक्लूड किया जाता है? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, इसमें मुशावरत भी की जाती है और सारी चीज़ें मिल के तय की जाती हैं कि इस तरह का ज़ाब्ता इखलाक को, उस पर तमाम सियासी पार्टी जो हैं वो उस पर अमल दरामद की पाबंद होती हैं। और इलेक्शन कमीशन है जो ज़ाब्ता इखलाक जारी करता है, असूली तौर पे तमाम पार्टियों को उस पर अमल दरामद करना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा कि गुज़श्ता जो इलेक्शन है उसमें असल इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी थोड़ी सी जो है ना वो रैद दे देते हैं कि ताकि और रिलैक्सेशन दे देते हैं ताकि कोई ऐसा इशू ना हो, कोई ख़ास मसला हो तो उस पर वो एक्शन लेते हैं। लेकिन
सियासी जमातें जो हैं, जो सूरत हाल चल रही है, उनको चाहिए कि वो इलेक्शन कमीशन के जो ज़ाब्ता इखलाक है उस पर अमल दरामद करें। चूँकि आपने देखा है कि इलेक्शन के अभी जो है वो कैंपेन जारी है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो इलेक्शन ऑफिस था उस पर हमला हुआ है, कराची में भी हुआ है, इधर लाहौर में भी हुआ। तो पीपल्स पार्टी के इस हवाले से काफ़ी तहफ़्ज़ात हैं और उन्होंने इस पर इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा है कि इस पर फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए और देखा जाए कि इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन बहरहाल आप देखिए कि गुज़श्ता इलेक्शनों में जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से जुर्माने भी किए गए और जो बानी PTI हैं उन पे भी जुर्माना हुआ है और दीगर सियासी जमातों के जो कायदीन हैं उन पर जुर्माने हुए हैं जो अभी तक अदा नहीं हुए। लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया है कि वो जुर्माने उनसे वसूल किए जाएं जो गुज़श्ता इलेक्शन में हुए थे। लेकिन बहरहाल ये है कि आप देखिए तो इलेक्शन के हवाले से एक माहौल जब बनता है तो उसमें छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो ज़ाब्ता इखलाक के खिलाफ भी चलती हैं और हो जाती है, लेकिन हो जाती हैं। और लेकिन होना ये चाहिए जो सियासी कायदीन हैं वो अपने कारकुन, उनके जो वर्कर्स हैं उनकी के हवाले से उनकी तरबियत ऐसी करें कि जो इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता इखलाक है उस पर अमल दरामद होना चाहिए ताकि कोई ऐसा मसला पेश ना आए जिसकी वजह से अमन अमान की सूरत हाल ख़राब हो। तो होना यही चाहिए कि इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक चलते हुए तमाम सियासी जमातें जो हैं वो अपनी इलेक्शन कैंपेन मीडिया के लिए भी ज़ाब्ता इखलाक मुरतब किया जाता है, उस पर पाबंद हैं? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी इस हवाले से मीडिया के पासेस जारी किए जाते हैं कि वो मीडिया जो है उसकी कवरेज होनी ज़रूरी है। आपको पता है कि अगर मीडिया पे कोई पाबंदी आती है तो सियासी जमातें भी सामने आती हैं कि मीडिया को कवरेज की जो है वो इजाज़त होनी चाहिए। तो इस हवाले से पैमरा की तरफ से एक आपको पता है कि गुज़श्ता दिनों एक जारी हुआ था लेटर के इस तरह से जो है कवरेज ना की जाए, हल्कों में जाके प्रोग्राम्स ना किए जाएँ। तो उस पर जो सहाफ़ती तंजीमें थी वो खुल के सामने आई। तो फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से और पैमरा की तरफ से ये कहा गया कि ये इलेक्शन वाले दिन की बात है, अब इलेक्शन से पहले जाके खुल के जो मीडिया है वो कवरेज कर सकता है तमाम हलकों में जाके, जहां हलकों के जो लोगों के मसाइल हैं, जो उनके हेल्थ के इशू हैं, एजुकेशन के मसाइल हैं, वो आवाम के सामने आने चाहिए। यानी कि मकसद ये है कि इंतखाबात के पुरअमन, साफ शफाफ इंतखाबात का जो अमल है उसको यकीनी बनाने के लिए ज़ाब्ता इखलाक पर पाबंदी जो है वो ज़रूरी है और की जानी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए जी। ज़ाब्ता इखलाक पर पाबंदी होगी तो मामला बेहतर अंदाज से चलेंगे और पुरसुकून तरीके से जिस शफाफियत की सारी जमातें मुतकाज़ी हैं, तकाज़ी उसी सूरत में होगा जब सब मिलकर अमल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। अच्छा, कुछ सियासत और सियासी माहौल पे बात करते हैं। और सब माहौल हम देख रहे हैं पिछले हफ्ते थोड़ा सा डाउन था, लेकिन इस हफ्ते से जो ये गुजर रहा है, जिसका अब ये लास्ट डेज चल रहे हैं, खासा गर्म हमें नजर आ रहा है। बिलावल भुट्टो साहब एक दफ़ा फिर पंजाब में मौजूद हैं। आज भी वो कोटादू में खिताब कर रहे थे। पंजाब में जिस तरह से वो मौजूद हैं, हमें मुस्लिम लीग नून की वो प्रेजेंस सिंध में क्यों नहीं नजर आ रही है? देखिए, एक चीज़ अलग से है कि पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस तरह के अलाइंसेस नहीं किए जिस तरह की नून लीग ने सिंध में किए हैं। आपको MQM एक्टिव नज़र आ रही है, आपको GDA एक्टिव नज़र आ रही है। तो वो दर हकीकत अलाइंसेस हैं, वो अगर एक्टिव है तो जब आप अलाइंस में होते हैं तो इसका मतलब है नून लीग भी वहाँ पे किसी न किसी तरह एक्टिव है, क्योंकि जहाँ पे नून लीग के उम्मीदवार खड़े होंगे वहाँ पे ये जमातें सपोर्ट कर रही हैं। और दूसरा ये है कि बिलावल साहब, जैसे हम उस दिन भी 2 दिन पहले बात कर रहे थे, 1 to 7 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़्यादा फोकस आपको वहीं पे लगता हुआ नज़र आ रहा है। जनूबी पंजाब में यूसुफ रज़ा गिलानी साबिक वज़ीर आज़म है, उनकी एक से है अपने इलाके में, वो बेहतर अंदाज में काम कर रहे हैं। लेकिन जो पहले थोड़ा सा ज़ाब्ते इखलाक की आप बात कर रहे थे ना, मीडिया के हवाले से मैं ये कहूँगा कि जहाँ हम दूसरों को कहते हैं कि सियासतदानों को, सियासी पार्टियों को ज़ाब्ते इखलाक पर अमल करना चाहिए, मीडिया के लिए भी बड़ा ज़रूरी है। अब आप देखें कि हमने इससे पहले इलेक्शन में भी देखा कि प्राइवेट टीवी चैनल्स के एंकर कुछ उम्मीदवारों की कैंपेन करते हुए हमें नजर आए। तो उस अंदाज में वो कैंपेन और उस तरह, और फिर ये भी कहा गया कि जो इलेक्शन वाले दिन होंगे, रात जो 8 बजे प्रोग्राम चलते हैं वो 1 बजे रिपीट टेलीकास्ट में जाते हैं, तो वो रिपीट टेलीकास्ट भी नहीं होगी। यानी सबको लेवल प्लेइंग फील्ड ये होती है। जो नारे लगाए जा रहे हैं वो लेवल प्लेइंग फील्ड, तो फिर अपने फायदे के लिए कोई बंदा कुछ भी कह सकता है। तो मजमूई तौर पे जो इस वक्त जो आपका सवाल है इस वाला पंजाब और सिंध का, तो पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध में कंफर्टेबल है। उसको मुख्तलिफ जो है वो इतादों का सामना है। मुस्लिम लीग नून का ये ख्याल है कि 140 प्लस सीटें हैं MNA की पंजाब में। अच्छा, ठीक है, अगर 140 प्लस सीटों में से वो अगर हाफ से ऊपर जाती है और उसमें फिर हर 4 सीट पे एक स्पेशल सीट कर ले तो 100 तो वो पंजाब से ले जाती है।
अच्छा, अगर 100 के करीब, अभी नून लीग की कितनी सीटें हैं मरकज में, यानी पिछली जो असेंबली थी 2018 से 23 तक, उस वक्त 85 सीटें थी और पीपल्स पार्टी की थी 55। ठीक है, अब नून लीग का ये ख्याल है कि अगर वो रिजर्व डाल के 100 का हिंसा क्रॉस करती है इससे पंजाब से, तो फिर उसके लिए बड़ा इजी होगा केपी, बलोचिस्तान और सिंध से सीटें मिला के, और फिर इत्तेहादियों को और आईपीपी जिनके साथ उनकी सीट एडजस्टमेंट भी है, फिर जीडीए के साथ, एमक्यूएम के साथ। आप ये कहना चाह रहे हैं उन्होंने अपना होमवर्क किया हुआ, इसलिए वो जरा थ्रेट नहीं महसूस कर रहे अगर बिलावल साहब यहाँ पर हैं तो? हाँ, इससे पहले आपने देखा शहबाज शरीफ चक्कर लगा चुके हैं सिंध का, उन्होंने बलोचिस्तान का भी नवाज लेकिन शरीफ उस तरह से तो एक्टिव नहीं है जिस तरह हमें बिलावल साहब नजर आ रहे हैं। वो तो हर जगह जा रहे हैं, अपने उम्मीदवारों को लेके जा रहे हैं, हलफ भी उठवा रहे हैं कि आपने इनके काम करने, अपने काम नहीं करने। तारिक साहब, आप क्या कहते हैं इस बारे में? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने वो बदीन में जलसा किया था जिसमें उन्होंने कहा कि आप आवाम की खिदमत करेंगे, ना कि अपने खानदान की या अपने लोगों के लिए खिदमत करेंगे। और जैसे आपने बात की कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो सबसे पहले कैंपेन का आगाज उन्होंने किया, और सबसे पहले उन्होंने कैंपेन का आगाज किया, वो उन्होंने कन्वेंशन किए, वो खैबर पख्तूनख्वा में गए, पूरे खैबर पख्तूनख्वा के बाद वो बलोचिस्तान में यौम तसीस जो पीपल्स पार्टी का था वो उधर उन्होंने किया, वहाँ आसिफ अली जरदारी साहब भी उनके साथ मौजूद थे, उन्होंने वो जलसा किया। उसके बाद फिर पंजाब में वो गए, तो वो मुसलसल जो है आपको पता है वो जलसे कर रहे हैं, सिंध के बाद केपी के और बलोचिस्तान और पंजाब में, और लाहौर में भरपूर तरीके से वो अपनी कैंपेन जारी रखी हुई है। और उन्होंने कहा कि लाहौर जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का शहर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर में बनी थी, तो इसलिए वो अपनी कैंपेन जारी रखे हुए हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो इसलिए वो सामने आ रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हमारा ही वज़ीर आज़म में मुझे जो है वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मुंतखब किया है वज़ीर आला के लिए। तो वो कह रहे थे कि हम अपना जो वज़ीर ख़जाना है वो इस तरह के लेके आएंगे जो पाकिस्तान के मुआशी मसाइल हैं उनको हल किया जा सके। मंशूर तो उनका बहुत अट्रैक्टिव है, अभी क्योंकि नून लीग का नहीं आया इसलिए हम उस पर भी बात करेंगे जब वो आ जाएगा। लेकिन मुझे ये बताइएगा, 35-36 साल बाद पीपल्स पार्टी अपनी प्रेजेंस शो कर रही है लाहौर में, आपको लगता है कि जो तवक्कुआत वो लेकर वहाँ गए हैं वो पूरी हो सकती है? मेरा ख्याल है कि वो तवक्कुआत, चूँकि लाहौर में वो एक सीट पे भरपूर कोशिश कर रहे हैं, तो वो उनको जो है वो आवाम से रिस्पांस भी मिल रहा है। आप देखिए कि उनके जलसे भी बड़े बड़े हो रहे हैं, तो इसलिए वो कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन साफ ज़ाहिर है कि बड़े अरसे के बाद वो इन हुए और वो वहाँ फोकस भी उन्होंने किया हुआ है। बार बार जरदारी साहब भी आके लाहौर डेरा लगाते रहे हैं, वहाँ मुलाकातें करते रहे हैं, तो ज़्यादा फोकस लाहौर में वो एक सीट पे वो उधर कर रहे हैं। और दूसरा जनूबी पंजाब के हवाले से आप देखें तो जनूबी पंजाब में मुल्तान, रहीम यार खान, लियाकतपुर, और बड़े अरसे के बाद जो पीपल्स पार्टी का एक जलसा बहावलपुर में हुआ है, भरपूर तरीके से बड़ा जलसा हुआ है, तो वहाँ के जो उनके लीडर हैं तो उन्होंने बताया कि हमें क्या क्या चीज़ जो थी वो भट्टो के दौर में मिली थी, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने अवाम के सामने रखी। तो बहरहाल ये है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से कैंपेन जारी है भरपूर तरीके से, और वो देखें कि वो जिस तरह से अपनी कैंपेन में जज्बाती हो के वो बात करते हैं और कहते हैं कि हम जो है वो, चूँकि गुज़श्ता दौर में तो दोनों पार्टियां इकट्ठी हुकूमत में रही हैं, नून लीग भी और पीपल्स पार्टी भी, लेकिन अब जिस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी तनकीद का निशाना बना रहे हैं, तो उस तरह से नून लीग की तरफ से उस तरह से वो रिस्पांस नहीं आ रहा जिस तरह से वो चाहते हैं कि माहौल में। साफ ज़ाहिर है इलेक्शन के दौरान ऐसी चीज़ें होती हैं कि मुखालफिन पे जो है इल्जाम भी लगाए जाते हैं, उनके खिलाफ माहौल बनाया जाता है, माहौल बनाया जाता है। अच्छा, उन सब आज़ाद उम्मीदवार आपको लगता है इस दफ़ा कोई गेम चेंजर साबित होंगे? जी यकीनी तौर पे इस बार गेम चेंजर आज़ाद उम्मीदवार है। एक तो मैं ये बता दूं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने वाज़े तौर पे अपनी क़यादत जो पार्टी की है उससे कहा है कि आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत पे ज़ाती हमले नहीं करने, आपने तनकीद नहीं करनी उन पे इस अंदाज में। और आपने देखा कि मरियम नवाज जो जलसे से तनकीद करनी है, तो हमारी कल्चर रहता है, COD है ना, COD है, चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी है, जो दोनों जमातों ने मिल के किया था। और उन्होंने मरियम नवाज जो जलसे में बात करती हैं वो बजाय तनकीद का निशाना पीपल्स पार्टी को बनाने के, वो तनकीद का निशाना इमरान खान को बनाते हैं, बानी चेयरमैन PTI को, इसलिए क्योंकि 4.25 साल हुकूमत पिछले उन्होंने गुजारी थी। तो इस वजह से आपको वो अंदाज तनकीद का जो बिलावल भुट्टो कर रहे हैं नून लीग की लीडरशिप पे, वो अंदाज आपको नज़र नहीं आता। फिर उसके बाद जो आप कह रहे हैं ना कैंपेन में बिलावल तो हर जगह नज़र आ रहे हैं। नून लीग ने असल में बतौर तजियाकार में अगर देखूँ तो सब लेट करती है ना अपनी कैंपेन, मतलब सिंध हवाले कर दिया, GDA और MQM आप करें,
और उसके साथ बाप पार्टी को कहा कि बलोचिस्तान आप कवर करें, हम पंजाब कवर करते हैं, तो बजाय ये कि सारा पेन अपने पे लेने के, अब बिलावल जो है वो मौजूद है इस वक्त लाहौर में, जरदारी साहब लाहौर में मौजूद है, अगर पंजाब में, तो फिर सिंध जो है वो उसमें फिर थोड़ा सा कोई ना कुछ रास्ता मिल जाता है बाकी पार्टियों को। आल दो कि बड़ी मजबूत है, यानी मुस्लिम लीग नून ने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की है, हाँ, आप ये कहना चाह रहे हैं? आप देख लें, क्योंकि जो नून लीग के लीडरान से हमारी बात हुई है वो ये कहते हैं कि हमें पंजाब में ज्यादा चैलेंज है, क्योंकि यहाँ पे आजाद उम्मीदवारों के साथ हमारा मुकाबला है, क्योंकि पीपल्स पार्टी उस अंदाज में कुछ जगहों पे छोड़ के पंजाब में मौजूद नहीं है, जनूबी पंजाब को छोड़ के पीपल पार्टी सेंट्रल पंजाब में हमें इस अंदाज में उसकी प्रेजेंस नजर नहीं आती। तो इस वक्त सबसे अहम चीज है आजाद उम्मीदवार। अच्छा, आजाद उम्मीदवार जीतते हैं तो क्या बिलावल साहब जो कह रहे हैं जरदारी साहब 8 फरवरी के बाद ज्यादा एक्टिव होंगे, वो बेहतर अंदाज में अपना वो एक जरदारी साहब पे बारी वाला वो मंत्रा भेज सकेंगे, या फिर जहांगीर खान तरीन, उनके पास एक्सपीरियंस है जहांगीर तरीन के पास कि 129 सीटें मत भूलिएगा जरदारी साहब को भी मफाहमत का बादशाह कहा जाता है। हाँ, मैं और कह रहा हूं ना कि पंजाब में जहांगीर तरीन ने 129 सीटें नून लीग की और 122 सीटें इसकी पीटीआई की थी, लेकिन जहांगीर तरीन ने आजाद उम्मीदवार साथ मिला के और पीटीआई की पंजाब में हुकूमत बनाई। वो तो बुलदार जैसा एक वसीम अकरम प्लस मिल गया पंजाब को, वो तो चले पंजाब वालों की किस्मत, लेकिन जहांगीर तरीन बड़े इन है पंजाब के सियासतदानों में। और ये जो ज्यादा आजाद है ना जीतने वाले, जो मतलब आप वो कैंडिडेट, वो है उनका तल्लुक तहरीक इंसाफ से था। 800 से ज्यादा ठीक है, उम्मीदवार और जहांगीर तरीन तहरीक इंसाफ में रहे, और जहांगीर तरीन तहरीक इंसाफ में बड़ा ठीक ठाक मतलब किरदार रहा है, चीजें मैनेज करते रहे, तो मेरे ख्याल में जहांगीर तरीन के लिए ज्यादा इजी होगा इन लोगों तक असेस करना। अच्छा, आप समझ रहे हैं कि वो शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। तारिक साहब, आपका भी ये पॉइंट ऑफ व्यू, आईपीपी का आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? देखिए जी, आईपीपी के हवाले के जैसे इन्होंने कहा है कि जहांगीर तरीन जो है उनका एक, आपने देखा कि गुज़श्ता इलेक्शन में बहुत बड़ा रोल रहा, जैसे आज़ाद उम्मीदवार लेकर वो पीटीआई को उन्होंने वो पंजाब की हुकूमत बनाई, और दीगर आज़ाद उम्मीदवार जो है इधर भी आए वफाक में भी, लेकिन वो भरपूर किरदार इसलिए अदा करेंगे कि वो सीट एडजस्टमेंट दोनों लीग के साथ उनकी हो गई है, और जिसकी वजह से जो नून लीग के कुछ लोग थे वो नून लीग को छोड़ के चले गए हैं। वो आपने देखा कि मुल्तान में वो राना साहब थे, वो छोड़ के पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए, और कुछ लोग जो है वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं, और लोग भी आए हैं, लेकिन इसका नुकसान तो साफ ज़ाहिर है वो नून लीग को ही होगा। और चूंकि आपने देखा सीट एडजस्टमेंट के हवाले से, अगर कोई बंदा उधर से जीत ही नहीं पाता जिसको इन्होंने टिकट दिया है, तो साफ ज़ाहिर उन्होंने पहले भी वादा किए हुए थे, जब लोग पीटीआई को छोड़कर नून लीग में जा रहे थे या पीटीआई को छोड़कर ये कह रहे थे कि हम सियासत ही नहीं करेंगे, तो वो लोग ऐसे भी हैं जिनको नून लीग ने वादा किया हुआ था कि हम आपको टिकट देंगे या आपके मुकाबले में कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे। नून लीग की तरफ से काफ लीग को भी 3 सीटें वफाक की दी गई हैं, और मेरा ख्याल 7 सीटें जो एमपीए की सीट एडजस्टमेंट में उन्होंने कहा हुआ है। तो अगर ऐसा होता है, तो अगर खुदा न खास्ता आप देखें कि वो चीज़ें जिस तरह से वो चाह रहे हैं ना हो पाएँ, वो सीट उनको ना मिले, सीट एडजस्टमेंट की तो वो सीट नहीं मिली, जो आज़ाद बंदा उधर मौजूद है, तो इस वजह से बहुत सारे लोग इस मरतबा जो है वो आज़ाद जीतेंगे, और आज़ाद लोग जो हैं वो हुकूमत बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे। और दूसरी बात यह है कि आज़ाद लोगों की वजह से जो पार्टी आज़ाद उम्मीदवार जो होंगे उनको बेहतर ऑफर करेंगे, तो साफ ज़ाहिर है वो उनकी तरफ जाएंगे। तो इसलिए जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो इस मरतबा ज़्यादा नज़र आ रहे हैं कि वो ज़्यादा तादाद में होंगे। और सब खैबर पख्तूनख्वा में क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं? अभी भी वहाँ पर आपको जो है वो पीटीआई का ही राज नज़र आ रहा है, या आपको लगता है वहाँ पर खासी डिवीजन हो चुकी है, वो वाला मामला नहीं है? देखिए, पीटीआई के लिए एक बड़ा सेट बैक जो है वो परवेज़ खट्टक साहब की सूरत में सामने आया। आल दो कि परवेज़ खट्टक साहब इतने एक्टिव नहीं थे, उस दौरान मरकज़ में आ गए, वज़ीर दिफा के तौर पे रहे, लेकिन उनका वहाँ पे होम ग्राउंड है। वो उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे, वो काफ़ी बेहतर अंदाज में वहाँ पे होमवर्क उन्होंने किया हुआ था। और फिर एएनपी जो है, आपने देखा कि पिछले इलेक्शन में एएनपी को 1 सीट मिली थी कौमी असम्बली की, लेकिन अब एएनपी ने काफ़ी वहाँ पे रिवाइवल किया है, साथ में परवेज़ खट्टक है, और तहरीक इंसाफ के कुछ अपने भी धड़े वहाँ पे बने हैं, और तहरीक इंसाफ के वहाँ पे आज़ाद उम्मीदवार, क्योंकि अब तहरीक इंसाफ का बल्ला निशान तो नहीं है, लेकिन टिकट तो है ना कि जी इसका हमायत तहरीक इंसाफ का ये कैंडिडेट है, उसमें भी जिन कुछ लोगों को कैंडिडेट बनाया गया है,
उनके हवाले से यहाँ पे जो G8 में सेक्रेटेरिएट था तहरीक इंसाफ का, उसके सामने बाकायदा एहतजाज किया गया और ये तक आवाज़ें आई कि जी पैसे लेके मखसूस रकम लेके वो कैंडिडेट बनाए गए। तो तहरीक इंसाफ जिस तरह, क्योंकि और फिर एक और होता है कि जो हुकूमत में होता है ना उसको थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उसने डिलीवरी भी दिखानी होती है। तो 2 टर्म से KP में तहरीक इंसाफ हुकूमत में रही है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो मजमूई सूरत हाल है, जिस अंदाज में तहरीक इंसाफ के लिए वो होम ग्राउंड बना हुआ था, और खान साहब अगर आप देखें अपना सीनियर नायब सदर पार्टी का, वो जनाब अभी रिसेंट मरवत साहब की सूरत में वो भी KP से, उनके जो पार्टी के चेयरमैन हैं अभी गोवर साहब, चार धड़े बने हुए हैं ना इस वक्त पार्टी के अंदर। और आपने देखा कि शेर अफजल मरवत वाज़े तौर पे कह चुके हैं कि जी जो मौजूदा चेयरमैन है पार्टी के और उनके साथ साथ हामिद खान, उनका और उनका मसला ये है कि वो खान का पैगाम उस अंदाज में नहीं पहुंचा रहे जिस अंदाज में मैं पहुंचा रहा हूँ। तो पार्टी के अंदर डिवीजन है और उस डिवीजन का असर जो है वो वाज़े तौर पे KP पड़ेगा। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया ऑन शराजी साहब, तारिक विक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का दौरान असर है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नाज़े खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।